ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए आज आपको जानकारी देते हैं पंचकर्म चिकित्सा के बारे में। पंचकर्म आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित एक विशेष चिकित्सा पद्धति है जो दोषों को शरीर से बाहर निकालकर रोगों को जड़ से समाप्त करती है। ये चिकित्सा शरीर की शुद्धि अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन और पुनर्जीवन अर्थात रिजुवेनेशन के लिए उपयोग की जाती है। पंचकर्म चिकित्सा शरीर को डिटॉक्सिफाई अर्थात शुद्धिकरण करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का सबसे अच्छा माध्यम है। विशेषज्ञों के अनुसार पंचकर्म के द्वारा शरीर के साथ साथ मन का भी उपचार किया जाता है। हर इंसान को वर्ष में 1 या 2 बार पंचकर्म जरूर करवाना चाहिए। पंचकर्म करवाने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे बीमारी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य का शरीर जिन 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, उन्हीं 5 तत्वों से ब्रह्मांड भी बना है। जब शरीर में इन 5 तत्वों के अनुपात में गड़बड़ हो जाती है तो त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती हैं। पंचकर्म इन तत्वों को फिर से सामान्य स्थिति में लाता है और इस तरह से रोग दूर होता है। गठिया, लकवा, पेट से जुड़े रोग, साइनस, माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लिवर संबंधी प्रॉब्लम्स, जोड़ों का दर्द, आंख और आंत की बीमारियां आदि के लिए पंचकर्म किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों और रक्त को दूषित करने वाले अलग अलग रासायनिक और विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए पंचकर्म में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है रोगी के रोग का इलाज करना और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना। पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद के इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम है। इसीलिए सिर्फ शारीरिक रोग ही नहीं बल्कि मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए भी पंचकर्म को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा माना जाता है। पंचकर्म के माध्यम से आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलता है और आपका शरीर अधिक सक्रिय हो जाता है। विषाक्त पदार्थ बाहर निकलने और शरीर अधिक सक्रिय होने की वजह से आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और आपके मानसिक स्तर पर भी सुधार होता है। पंचकर्म आयुर्वेदिक प्रक्रिया के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंग जैसे फेफड़े, मूत्राशय, पसीने की ग्रंथि, पेट और आंत से अधपचे पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। वर्तमान समय के प्राकृतिक चिकित्सक यूं तो फल चिकित्सा, आहार चिकित्सा, दुग्ध चिकित्सा द्वारा शरीर को निरोग और शक्तिशाली बनाने के पहले उपवास और एनिमा द्वारा शरीर के मल को निकालकर उसे पूरी तरह शुद्ध करते हैं। इन दोनों विधियों से मलाशय और अन्य अंगों का मल तो निकल जाता है, पर समस्त शरीर में व्याप्त रक्त में मिले मज्जा और हड्डी में समाये मल सहज में दूर नहीं हो पाते। फिर मल को पूरी तरह निकालने के लिए लंबा उपवास करने में लाभ के साथ खतरा भी रहता है और थोड़ी सी भूल हो जाने पर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। पर आयुर्वेदीय पंचकर्म में शरीर शोधन का कार्य सामान्य पर प्रभावशाली द्रव्यों से किया जाता है, जिसमें थोड़े ही समय में पूरी शुद्धि हो जाती है और शरीर औषधि के प्रभाव को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाता है। वैसे तो पंचकर्म में कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, पर प्रमुख हैं स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और वस्ति। वमन, विरेचन और वस्ति की सहायता से मलाशय यानी कि रेक्टम, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, आमाशय स्टमक और फेफड़ों लंग्स का दूषित मल और गंदगी गुदामुख यानी कि एनस और नाक के द्वारा निकल जाता है।
पर पहले स्नेहन और स्वेदन की सहायता से इन कर्मों के लिए शरीर को तैयार किया जाता है, जिससे अंगों के भीतर घुसा चिकटा और सूखा हुआ मल नर्म और ढीला होकर सुगमता पूर्वक निकल जाए और उसको निकालने में उन अंगों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। चलिए अब इन क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। पहला, स्नेहन। स्नेह शब्द का तात्पर्य शरीर को स्निग्ध करने से है। स्नेहन क्रिया में शरीर पर तेल आदि स्निग्ध पदार्थों की मालिश की जाती है या फिर पिलाया जाता है। शरीर के भीतरी मल को बाहर निकालने के लिए स्नेहन की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह किसी पुरानी मशीन में लगी जंग को छुड़ाने के लिए सबसे पहले उसे तेल से भली प्रकार भिगो दिया जाता है, उसी प्रकार शरीर में जगह जगह जमे और चिकटे मल को फुलाने नम करने के लिए शरीर में भी घी या तेल की चिकनाई दी जाती है। भीतरी अंगों पर असर डालने के लिए इस चिकनाई को विशेष रूप से पीना पड़ता है और मालिश द्वारा भी चिकनाई को शरीर के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। स्नेहन के लिए ज्यादातर हमारे यहाँ घी और तिल का तेल सर्वोत्तम माना गया है। इसी को 1 पाव सवा पाव की मात्रा 2-3 दिन पीने और शरीर में सर्वत्र लगाने से वो रोम रोम में भिदकर मल को नर्म कर देता है। स्नेहन मुख्य रूप से पित्त को खत्म करने वाला होता है। दूसरी प्रक्रिया है स्वेदन। ये वो प्रक्रिया है जिससे स्वेद अर्थात पसीना पैदा हो। स्नेहन से नर्म पड़े मल को किसी प्रकार की गर्मी देकर पिघलाने और अपने स्थान से हटाकर आमाशय और मलाशय में पहुंचाने के लिए स्वेदन क्रिया की जाती है। इसके लिए रोगी को झिरझिरी बुनी चारपाई पर लिटाकर नीचे गर्म पानी के भाप निकलते हुए 2-4 बर्तन रख दिए जाते हैं और ऊपर से कंबल उड़ा दिया जाता है। इसे खूब पसीना निकलता है और शरीर के भीतर गर्मी पहुंचकर वहां का मल पिघल पिघल कर इधर उधर जाने लगता है। वात और कफ के रोगों में इस प्रकार का स्वेदन परम आवश्यक बतलाया गया है। औषधियों की गर्म पोटली से शरीर को सेक कर भी मल को ढीला किया जाता है। वाष्प स्वेदन, वाष्प मतलब स्टीम। वाष्प स्वेदन में स्टीम बॉक्स में रोगी को लिटाकर या बिठाकर पसीना दिलाया जाता है। रूक्ष अर्थात ड्राई, सूखा। रूक्ष स्वेदन के लिए इंफ्रारेड लैंप लगे हुए बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया है वमन। जब शरीर के दूषित पदार्थ स्नेहन और स्वेदन के द्वारा आमाशय में पेट में इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें बाहर निकाल के लिए वमन का सहारा लिया जाता है। वमन यानी उल्टी कराकर मुंह से दोषों को निकालना। वमन को कफ से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी बताया गया है। स्नेहन व स्वेदन क्रिया द्वारा कफ प्रधान रोगों में जो कफ अपने स्थान से हटा दिया जाता है उसे ठीक तरह से शरीर के बाहर निकाल देना भी जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आशंका रहती है कि विरेचन औषधि देने से कफ आंतों में चिपककर पेट के रोग पैदा कर सकता है। वमन द्वारा विशेष रूप से दूषित बलगम को, कफ को ही बाहर निकाला जाता है। इसके लिए गर्म पानी में नमक या कोई औषधि मिलाकर काफी मात्रा में पिलाई जाती है और फिर हलक में उंगली डालकर उल्टी करा दी जाती है। पर यह कर्म सावधानी का है, इसीलिए किसी सुयोग्य चिकित्सक की देखरेख में ही कराना चाहिए। वमन यदि अधूरा रह जाए तो उससे लाभ के स्थान पर अनेक प्रकार की हानियां हो सकती हैं। वमन विधि से जिन रोगों का उपचार होता है वे हैं खांसी, दमा, COPD। ये फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। प्रमेह, डायबिटीज, एनीमिया, पीलिया, मुंह से जुड़े रोग, ट्यूमर आदि। चौथा है विरेचन। गुदा मार्ग से एनस से दोषों को निकालना विरेचन कहलाता है। विरेचन से आमाशय, हार्ट और लंग्स यानी कि फेफड़ों से दूषित पदार्थ बाहर निकल जाता है और शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होने लगता है। विरेचन को पित्त दोष की प्रधान चिकित्सा कहा जाता है। एनीमा बड़ी आंत में प्रवेश करता है और उससे वहीं के मल की शुद्धि होती है, पर छोटी आंत भी लगभग 24 फीट लंबी होती है। मजेदार बात तो यह है कि छोटी आंत बड़ी आंत से
ज्यादा लंबी होती है और भोजन की पाचन क्रिया छोटी आंत में ही होती है। भोजन का रस वहीं निकलता है और छोटी आंत बिना विरेचन के मल रहित नहीं हो सकती। सर दर्द, बवासीर, भगंदर, गुल्म, रक्त पित्त आदि में आमाशय और छोटी आंतों की शुद्धि के लिए विरेचन की आवश्यकता होती है। पांचवी प्रक्रिया है वस्ती। इस प्रक्रिया में गुदा मार्ग या मूत्र मार्ग के द्वारा औषधि शरीर में प्रवेश कराई जाती है ताकि रोग का इलाज हो सके। वस्ती को वात रोगों की प्रधान चिकित्सा कहा गया है। विरेचन द्वारा आमाशय और अन्य अंगों का मल निकल जाने पर भी बड़ी आंत और उसके आसपास के अंगों में नया और पुराना बहुत सा मल जमा रहता ही है, जो इनमें से किसी उपाय से नहीं निकलता और उसे ठीक करने का एकमात्र उपाय है वस्ती क्रिया। प्राचीन ग्रंथों में इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है और इसे समस्त चिकित्सा का आधा भाग बतलाया गया है। इससे शरीर के दोष निकलकर हल्कापन आ जाता है। ये दो तरह की होती है, आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती। पहली वस्ती से मूत्राशय और प्रजनन अंगों को यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बेहतर किया जाता है। दूसरी वस्ती से मस्तिष्क विकारों यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज और चर्म रोगों यानी कि स्किन डिजीज में राहत मिलती है। न्यूरो और जोड़ों के रोग, वीर्य की कमी या वीर्य का दूषित होना, योनि मार्ग और प्रजनन संबंधी रोग आदि में ये बहुत लाभकारी है। एक और प्रक्रिया होती है नस्य। नाक से औषधि को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया को नस्य कहा जाता है। नस्य को गले और सिर के सभी रोगों के लिए उत्तम चिकित्सा कहा गया है। स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइनसाइटिस, माइग्रेन आदि में नस्य प्रक्रिया बहुत लाभदायक है। डिप्रेशन, तनाव और चिंता जैसी परेशानियों में भी पंचकर्म बहुत उपयोगी है। पंचकर्म में और भी कई प्रक्रियाएं होती हैं। पंचकर्म के इस संक्षिप्त विवरण से आप समझ सकते हैं कि प्राचीन आयुर्वेद के आचार्यों ने शरीर शोधन में, शरीर की शुद्धि में ऐसी सावधानी से काम लिया है कि शरीर के किसी अंग को जरा भी हानि न पहुंचे, कोई उपयोगी तत्व नष्ट ना हो और शरीर सिर से पैर तक पूरी तरह शुद्ध हो जाए। इस तरह शरीर की सफाई हो जाने पर अन्य औषधियों का प्रभाव शरीर पर शीघ्र पड़ता है और वे अपना कार्य ठीक ढंग से कर सकती हैं। पंचकर्म से शरीर काफी स्वस्थ हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि लोग इस चिकित्सा को अपनाकर इससे लाभ उठाएं। अमूमन 16 साल से कम और 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पंचकर्म से ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि इन लोगों में धातुओं की कमी होती है। आपको बता दें कि हम जो भी खाना खाते हैं वो पाचक अग्नि, जिसे कि जठराग्नि कहा जाता है, और जो मुख्य रूप से पेट और आंतों के बीच नाभि के आसपास रहती है, ये अग्नि अपनी गर्मी से बहुत जल्दी ही भोजन को पचा देती है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे ये अग्नि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें शरीर के अनुरूप बना देती है। तो भोजन जठराग्नि द्वारा पचने के बाद 2 भागों में बंट जाता है, भोजन का सार और मल। सार का मतलब है भोजन से मिलने वाला पोषक तत्व और ऊर्जा, जिससे हमारा शरीर ठीक ढंग से काम कर सके, और मल से तात्पर्य है भोजन को पचाने के बाद जो बचता है, जिसका शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं है और जो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो भोजन का सार वायु की मदद से खून में पहुंचता है और फिर खून के माध्यम से पूरे शरीर में फैलकर धातुओं को बनाता है। हमारे शरीर की पूरी संरचना 7 धातुओं से हुई है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। किस व्यक्ति को पंचकर्म कराना चाहिए और किसे नहीं, ये बात जानकार वैद्य ही बता सकते हैं। ध्यान रहे, पंचकर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। ये व्यक्ति के शरीर, उम्र, ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। इसीलिए पंचकर्म आयुर्वेदिक प्रक्रिया को अपनाने से पहले प्रशिक्षित चिकित्सक से सलाह लें और उन्हीं के मार्गदर्शन में करें। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।